मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द गिनेज एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेचुरल फिनोमिना पर वीडियो, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूरा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि सर क्लास 10th का साइंस पढ़ाइए, सर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाइए। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का नेचुरल फिनोमिना यूनिट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि नेचुरल फिनोमिना से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक को किस तरीके से हम तैयार करें, और उससे पहले कि हम उसके लाइट के बारे में या प्लेन मिरर के बारे में जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, क्या उनको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। तो मैं बता दूं, वो भले ही आपके एग्जाम से हटा दिए गए हैं, लेकिन उसका नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन टॉपिक को थोड़े थोड़े डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका वो टॉपिक जो कि एग्जाम में आने वाला है और जो बोर्ड में आने वाला टॉपिक है उसको हम देखते हैं। तो आपका टॉपिक है ये, जो पहला टॉपिक बात करते हैं यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना। तो नेचुरल फिनोमिना से आने वाला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। मतलब प्लेन सरफेस से आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाला, आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। मतलब मिरर फार्मूला को आपका डेरिवेशन नहीं करना है। उसके बाद मैग्निफिकेशन, फिर उसके बाद का टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। उसके बाद जो होगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। उसके बाद लेंस फार्मूला में भी आपको डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, जो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, करेक्शन एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्ट स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो कि एग्जाम में आने वाला है वो हम देख लिए। इसी टॉपिक से आपके एग्जाम में आने वाला है। लेकिन जो टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, जैसे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, व्हाट इज लाइट एंड प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, उसके बारे में हम थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। थोड़ी बहुत नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में आने वाला तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले कि उसके जो भी रिलेटेड टॉपिक हैं उसको भी हम अपने नॉलेज में रखें। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, और टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट मीन्स हमें लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन लेना है कि लाइट क्या है। आप अपने वर्ल्ड में या जो भी ऑब्जेक्ट आप देख पाते हैं उसके पीछे, या उसको हम ये कहें कि आप तभी देख पाते हैं जब लाइट आती है यहाँ पे, या लाइट है। मतलब विदाउट लाइट आप किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। मतलब यदि देखने का आप काम कर रहे हैं, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो इसमें जो आपको एक फिनोमिना जो हेल्प कर रही है देखने के लिए वो क्या है, वो है लाइट। अदरवाइज आप किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। जैसे कि अंधेरे में, मतलब नाइट में आप किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट लाइट सोर्स आप किसी को देख नहीं सकते। तो इसका मतलब कि लाइट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स टू सी अस। मतलब लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें क्या करती है, या जो हमें इनेबल करती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएं। ठीक है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं तो वो फिनोमिना जिसके थ्रू हम देख पाते हैं वो है हमारा लाइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास लाइट का इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा, यदि आपसे कोई पूछे या आपसे एग्जाम में आता है कि लाइट क्या है, तो लाइट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, जो आप देख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लाइट एनर्जी का यूज करते हैं, लाइट की यूज करते हैं, और वो क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की हम बात करते हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है। ठीक है,
तो मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, तो लाइट सबसे पहले हम लिखेंगे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या लिखेंगे? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि लाइट ट्रेवल इन लाइट, पहला जो प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं वो है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हुई लाइट की। तो ये हुआ लाइट की पहली प्रॉपर्टी। अब मैं बात करूं दूसरी प्रॉपर्टी की लाइट की, तो लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको पूछ दे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो मैं बात करूं वेव की, तो जो वेव होता है ऑन द मूविंग ऑफ पार्टिकल, दो टाइप का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल का जो मोशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? वेव के डायरेक्शन में। मतलब यदि लाइट ऐसे फॉरवर्ड चल रही है तो जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? अप एंड डाउन मोशन करेंगे, अप एंड डाउन मोशन करेंगे। ठीक है, मतलब पार्टिकल का जो मोशन होगा अप एंड डाउन, और लाइट ट्रेवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो लाइट आगे की तरह चलेगी। ठीक है, और जो इनके पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो अप एंड डाउन करेंगे। ठीक है, अप एंड डाउन करेंगे, तो कह सकते हैं लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इन पे भी काफी पहले कंट्रोवर्सी हुआ कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल है फिर ट्रांसवर्स है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब क्लियर हो गया है कि लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, अब मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव की, तो लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट ऑफ लाइट कोई मीडियम का नीड नहीं है। ठीक है, चौथा बात करते हैं no medium required to propagate of light. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter in air or vacuum. In air or वैक्यूम। ठीक है, तो लाइट चौथा प्रॉपर्टी हो गया कि लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो एयर और वैक्यूम में जो होता है वो कितना होता है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। पांचवें नंबर की बात करें तो जो इनका जो वेवलेंथ होता है आगे डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है? मैं बात करूं वेवलेंथ की, तो आप ये समझ सकते हैं कि लाइट एक वेव है और वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ वेव। ठीक है,
तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उससे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, या आप वेवलेंथ को यहाँ से, इसको कहते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। या हम इनकी बात करें एक और, अगर वेव बनाते दो वेव को, तो ट्रफ और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। वेवलेंथ क्या होता है, ये है लेंथ ऑफ वेव है, और लेंथ ऑफ वेव का मतलब कि एक वेव, मतलब जब एक साइकिल जब कंप्लीट होगा किसी वेव का, तो उनकी जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट ये है 3 × 10⁻⁴ 3800 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻10 मीटर, -10 मीटर, ठीक है। वेवलेंथ एक डिस्टेंस है, तो यूनिट भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 होता है। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। मैं छठे नंबर की बात करूं तो जो आप विजिबल लाइट देख रहे हैं, इसका मतलब कि लाइट के पास और भी लाइट होती हैं, या कह सकते हैं और भी पार्ट होता है लाइट का, तो उन्हें हम कहते हैं कि लाइट एक वेव है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब ये जो लाइट के पास होता है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट इज EMW, EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी में 6 प्रॉपर्टी हो गई। लाइट मतलब फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है किसमें, वैक्यूम में। इस तरीके से करते करते आप 6 लिख ली। आप चाहें तो उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि लाइट की जो फिनोमिना होता है, तो जो लाइट फिनोमिना शो करते हैं कौन कौन से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस तरीके का आप इनको फिनोमिना को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ लाइट, मतलब जो नेचुरल फिनोमिना ऑफ जो लाइट होता है वो क्या क्या होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ये नेचुरल, यहाँ पे मैं बात करता हूं कि नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट क्या क्या है। तो इसको मैं लिखता हूं, जो पहला नंबर पे आता है इसको ऐसे लिख लो, नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है। इनको आप लिखो नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट। आप इनको लिखो नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट, नेचुरल फिनोमिना ऑफ लाइट कि लाइट क्या क्या शो कर सकता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला नंबर पे आता है वो अभी आप देखेंगे, जो टॉपिक आज का है क्या, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है। दूसरा आपकी बात करें तो दूसरा जो फिनोमिना है लाइट का वो क्या है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है। जो तीसरी बात करें फिनोमिना का तो क्या है, इंटरफेरेंस है, जो आपको नहीं पढ़ना है इंटरफेरेंस। ये आप कहाँ पढ़ेंगे, आप 12th में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। जो फोर्थ टॉपिक है वो है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ये भी क्या, ये भी आपको पढ़ना नहीं है। पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है।
ये टॉपिक आपको केवल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो आप 2 टॉपिक को पढ़ना है, या आपको इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना आपको क्लास 12th में देखना है। तो क्लास 10th के लिए केवल और केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका, चलिए मैं बात करता हूँ अब रिफ्लेक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब फर्स्ट फिनोमिना ऑफ लाइट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम एक समझते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे है, या हम कह सकते हैं इसको प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सरफेस लिया, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हम, ये हमारा हुआ सरफेस, क्या हुआ ये हमारा हुआ सरफेस, और इस सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट होगी। तो देखो क्या होगा, लाइट क्या हुई, इस सरफेस पे लाइट आकर के इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ कुछ समय बाद कि जैसे ही लाइट आई और क्या हुआ, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे कोलिजन हुआ और लाइट अपने ही मीडियम में क्या हो गई, लौट गई, बैक बाउंस हो गई। तो ये लाइट का ये फिनोमिना कि अपने ही मीडियम में, मतलब एक मीडियम से आकर के सरफेस पे टकराना और अपने ही मीडियम में वापस चले जाना, ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना। लेकिन इससे क्या हुआ, अब इससे क्या होगा कि हम इस लाइट की फिनोमिना को स्टडी करेंगे कि आखिर में लाइट इस किस लॉ को फॉलो कर रही है, या आगे क्या होगा अगर हम इतने डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लाइट को तब कितने डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन इतने डिग्री पे हो रहा है तो इंसिडेंट कितने डिग्री पे होगा, है ना, क्या होगा। तो ये सब हम स्टडी करने के लिए हम इसमें ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, किसके लिए? स्टडी करने के लिए, लाइट की नेचर या इस फिनोमिना को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये हुआ हमारा एक नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले याद कर लो, इसको ध्यान में रखना, नॉर्मल को हम सरफेस से ड्रॉ करते हैं। कहाँ से? जो हमारा जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के, याद रखना इसको, ठीक है। नॉर्मल हमारा सरफेस से 90 डिग्री, और वो लाइट जो कि आती है अपने मीडियम से, किसी एक मीडियम से, तो उस लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और वो लाइट जो सरफेस से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इस लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? हमारा नॉर्मल है। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो हुआ हमारे पास, हमने इसको देखा। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो डिफिनेशन है वो है, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑन विच लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर रिटर्न्स टू द फर्स्ट मीडियम ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का जो डिफिनेशन जो हमने बात किया था कि लाइट क्या है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो ऐसा फिनोमिना है कि लाइट एक मीडियम से आती है और आने के बाद अपने ही मीडियम में सरफेस से टकराने के बाद लौट जाती है, और लाइट का ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो याद रखना, यहाँ पे 2 लॉ होते हैं। देयर इज टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन इज फर्स्ट क्या है कि जो इनका सरफेस होगा, या इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस लाइज ऑन सेम प्लेन। तो याद करेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जो फर्स्ट लॉ है वो है द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस। और क्या है? द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो क्या होगा, मतलब वो सरफेस, ये इंसिडेंट लाइन और रे और ये रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। फिर से समझो इस लॉ को। इस लॉ का मतलब ये हुआ कि यदि इस सरफेस को हम किस पे लेते हैं, एक बोर्ड पे ले लें। सरफेस मान लो कि हमारा सरफेस ही एक बोर्ड हो गया। क्या हो गया, सरफेस ही क्या हो गया हमारे लिए, एक सॉरी हमारे लिए बोर्ड ही सरफेस हो गया। तो जो लाइट आ रही है, जो लाइट आएगी वो बोर्ड पे आएगी और बोर्ड पे आने के बाद बोर्ड से ही वापस मतलब बोर्ड पे ही जाएगी। मतलब तीनों के तीनों लाइन इस बोर्ड पे ही क्या करेंगे, लाई करेंगे। नॉर्मल अलग हो सकता है, नॉर्मल अलग ही होगा, अलग प्लेन में हो सकता है और अलग प्लेन में होगा भी, लेकिन ये जो होगा आई और आर और ये सरफेस तीनों के तीनों किस में होंगे, एक प्लेन में होंगे। और प्लेन को कैसे समझ सकते हैं आप देख लो, ये एक्स वाई और जेड होता है तो इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होता है। जेड अगर 3D में बात करेंगे तो जेड भी होता है, वाई जेड भी होता है। तो किसी एक प्लेन में ही तीनों के तीनों लाई करेंगे। ठीक है, जिस प्लेन में सरफेस होगा उसी में इंसिडेंट और उसी में रिफ्लेक्टेड रे रहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ है हमारा, ये जो एंगल बनता है, हम एंगल की बात करें तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, ध्यान रहे नॉर्मल से एंगल। फिर से बात बोल रहा हूँ, इस बात को इसलिए बोलता हूँ कि अक्सर लड़के क्या करते हैं कि इनको पता नहीं होता है कि आखिर में जो एंगल होता है वो आई और आर कहाँ से बनता है। तो मैं बताता हूँ, नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह सकते हैं। और वो एंगल जो कहाँ से बने, रिफ्लेक्टेड रे से बने और नॉर्मल के बीच में बने तो इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब क्या होगा, जो आपका सेकेंड इसका लॉ है देख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। According to second law of reflection, angle of incidence इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। आप इस लॉ को याद रखेंगे और जो भी आप इसमें इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको पूरा लाइट का जो रिफ्लेक्शन बनेगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो इसी लॉ पे बेस होगा और उसी को आपका क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो, आप इस मिरर को देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में ये लड़की अपना क्या कर रही है, इमेज फॉर्म देख रही है अपना। ठीक है, तो ये इमेज जो बना हुआ है इस लड़की का, देखो इस लड़की का इस मिरर में पूरा इमेज नहीं बन पाया है, वो भी डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बन पाया। क्योंकि पूरी लाइट का रिफ्लेक्शन इसके आंख में नहीं जा पा रहा है, या हम ये कहें कि पूरा लाइट इस पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही इसकी आंखों में, तो इसका रिफ्लेक्शन केवल या इसका इमेज इतना बड़ा फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि छोटे से मिरर में वो कितना बड़ा अपना इमेज फॉर्म कर लेगी, है ना। तो ये हुआ हमारे पास प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में ये लड़की अपना इमेज देख रही है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा फिनोमिना लग रहा है जिससे कि अपना इमेज देख पा रही है। ठीक है, तो ये अपना इमेज देख पा रही है, इसके पीछे जो फिनोमिना ऑफ लाइट है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से देख पा रही है। ठीक है, कि किससे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, और ये लड़की देख कर क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, आप इस मिरर में देख सकते हैं कि आपकी जो अपना इमेज देखने के बाद क्या बोली है, मैं इतनी सुंदर हूँ क्या करूँ। ठीक है, तो आजकल तो ये हुआ हमारे पास। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो प्लेन मिरर का मतलब होता है जो आप मिरर देखते हो उससे ही प्लेन मिरर कहते हैं। मैं मानता हूँ ये टॉपिक आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन मैं बोला था इस टॉपिक को थोड़े थोड़े हम नॉलेज ले रहे हैं जिससे कि ये टॉपिक हमारे माइंड में रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना एजम्पशन या हम कुछ और इसके बारे में सोच सकते हैं, या हम इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन को देख लेंगे कैसे होता है, किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन, तो वो आइडिया हमें मिल जाएगा किसमें, स्फेरिकल मिरर
मिरर में, ठीक है। क्योंकि जनरली हम अपने मतलब लाइफ में जल्दी उतना हम स्फेरिकल मिरर का यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर का डेली ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप क्या बिना मिरर देखे स्कूल जाते हो या कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ में भी ज़्यादा यूज होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि प्लेन मिरर क्या होता है, तो आप बिल्कुल आप एक ग्लास ले लो, ग्लास ही होता है, और इस ग्लास को क्या करते हैं, क्योंकि अगर ये ग्लास ट्रांसपेरेंट होगा, क्या होगा, ग्लास के हम इस साइड से खड़े होकर के उस साइड देख सकते हैं यदि इनके पीछे कोई कोटिंग न की जाए, क्योंकि हमें सरफेस बनाना है। और सरफेस यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इतना कम होगा कि आप अपना इमेज नहीं देख सकते, क्योंकि वो लाइट लौट करके आपके आंख में नहीं आएगी। क्या हो जाएगी, वो लाइट एंटर कर जाएगी सेकेंड मीडियम में। सेकेंड मीडियम के सेंस बात करें कि लाइट के मतलब इस ग्लास के अंदर चली जाएगी लाइट और फिर बाहर उसी तरीके से निकल जाएगी, लौट करके नहीं आएगी आपके आंखों में, तो आप उनका इमेज नहीं देख पाओगे। और इस तरीके के ग्लास को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है। और इसी में एक और होता है, मैं बात करता हूं, अगर बात करें ट्रांसपेरेंट की तो इसमें 2-3 जो होते हैं उसको आप देख लो, आपको जानकारी होनी चाहिए। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, ठीक है, दोनों ओर देख सकते हैं, एक साइड से खड़े होकर के दूसरे साइड को देख सकते हैं, तो ये जो होगा उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब उसके बाद ट्रांसलूसेंट भी होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि आपको हल्का हल्का दिखेगा इस साइड खड़ा होकर के उस साइड का, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, हल्का हल्का दिखेगा। जैसे आप क्या कर लिए, आप समझ लो कि आपने एक कागज में, ठीक है, एक पेपर में आपने क्या लगा लिया, ऑयल लगा लिया, तो आप ऑयल से जब लगा लेंगे तो आप जब इस साइड से देखेंगे तो हल्का हल्का उस साइड का दिखता रहता है, तो इसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। और जो तीसरा मीडियम होता है वो होता है हमारे पास ओपेक। क्या होता है, ओपेक होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओपेक का मतलब बिल्कुल ही ना दिखे। बिल्कुल का मतलब आप इस साइड, जैसे आप देख लो वॉल है, दीवार है, और आप दीवार के इस साइड खड़े होकर के उसके पीछे क्या हो रहा है और क्या ऑब्जेक्ट रखा गया है आप उसको देख नहीं सकते, तो कह सकते हैं कि जो वॉल है वो हमारे लिए क्या है, वो एक ओपेक मीडियम है जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। तो ये 3 मीडियम हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, जिनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए, ठीक है। अब ये हुआ, हमें तो प्लेन मिरर बनाना है, और मिरर का मतलब हमें सरफेस बनाना है, और सरफेस में बात को तीनों के तीनों सरफेस आपके लिए थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शन करेंगे, लेकिन जो ओपेक मीडियम होगा वो उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन होगा, जिससे कि लाइट ज़्यादा मात्रा में आपके आँख में लौट करके आएगी और आप अपना इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो मिरर बनाते हैं प्लेन मिरर, उसमें क्या करते हैं कि ग्लास जो होता है इसके पीछे हम कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग। क्या करते हैं, ये कोटिंग। किसका कोटिंग करते हैं, तो सिल्वर का। किसका करते हैं, सिल्वर का, ठीक है। कोटिंग किसकी होती है, सिल्वर की, सिल्वर की, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग करते हैं। और सिल्वर आपको लगता है वो कैसा होता है, सभी लोग सिल्वर को देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सिल्वर किस कलर का होता है, ये तो सबको पता ही होगा। अब जैसे ही सिल्वर कोटिंग कर दिए तो ये मीडियम हमारा क्या बन गया, बिल्कुल ओपेक बन गया। मतलब अब हम इस ग्लास के थ्रू हम यहाँ पे रख करके उसके पीछे का कोई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। तो क्या होता है कि हमारी लाइट जो आएगी या हमारा जो लाइट होगा वो इसके सरफेस पे जा करके टकराएगा, और टकरा करके फिर हमारे मीडियम हमारे ही आंख में लौट करके आएगा, तो हम उस इमेज को देख पाएंगे। मतलब बन गया आपके लिए प्लेन मिरर। जो सिल्वर कोटिंग किए हैं, इस सिल्वर कोटिंग को बचाने के लिए, कोरोजन ना हो इनका, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, लेड ऑक्साइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसके लिए, लेड ऑक्साइड। क्या लगाएंगे इसके लिए, लेड ऑक्साइड लगाते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, सिल्वर कोटेड या सिल्वर कोटिंग है वो हमारा क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे, बहुत दिन तक चले, इसका लाइफ लॉन्ग हो, इसके लिए हम लेड ऑक्साइड लगाते हैं, ठीक है। तो
इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि क्या होगा, हमारा जो सिल्वर लगा हुआ है वो बहुत ही पतला लेयर होता है, तो पतला लेयर होने की वजह से इसका जो स्क्रैच हो सकता है, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, लेड ऑक्साइड लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो सिल्वर हो वो क्या रहे, बहुत दिनों तक चलता रहे और ये हमारे जो इमेज है वो बिल्कुल क्या बने, मतलब हमारा जो इमेज बने वो कह सकते हैं कि हाईली प्रिसाइज बने और मतलब क्वालिटी अच्छी हो, हाई क्वालिटी की इमेज बने, तो हम इसके लिए इससे बचाने के लेड ऑक्साइड लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लेन मिरर बनने का जो मैंने मेथड बताया कि कैसे बनाते हैं प्लेन मिरर, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अब रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर की बात करता हूं कि रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेकर के। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं एक मिरर। ठीक है, ये हमारा एक मिरर हो गया और इस मिरर को हम करते हैं कोटिंग। क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। और एक लेते हैं सरफेस। ठीक है, क्या लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं। एक सरफेस लेते हैं और ये हुआ हमारा सरफेस। ठीक है, ये हमने लिया एक सरफेस। अब सरफेस पे हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं सरफेस पे। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि हम एक रेज लेके जाते हैं। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से एक रेज ऐसे ऑब्जेक्ट से एक रेज गई इंसिडेंट पे और ये हमारा मिरर था। इस सरफेस पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ या टकराई, ये रेज जाकर के टकराई किससे, मिरर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेज है ये लॉ फॉलो करेगी। कौन सा लॉ, ये लॉ जो फॉलो करेगी वो कौन सा लॉ होगा, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से मैं बनाता हूँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब ये लाइट बैक बाउंस हो जाएगी अपने मीडियम में, है ना। क्या हो जाएगी, लाइट बैक बाउंस हो जाएगी अपने ही मीडियम में। ठीक है, तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। ये इसको कहेंगे इंसिडेंट और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन और बीच में क्या बना, नॉर्मल। ये एंगल आई होता है और ये क्या होता है, एंगल आर। ठीक है, अब हुआ क्या रियली में कि अगर मैं यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत पास हो रहा है, वो मैं आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा किया हूँ क्योंकि हम अगर हम सीन करेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ से सीन करते हैं अगर, ठीक है, अगर हम सीन करते हैं यहाँ से तो सीन करेंगे तो ये जो लाइन है बिल्कुल पास है, लेकिन हमने क्या माना है कि इसको समझाने के लिए इतना मैं दूर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइट क्या होगी कि आपको जैसे लगेगी कि ये लाइट कहीं ना कहीं अंदर से आ रही है। ठीक है, कहाँ से, मिरर के अंदर से आ रही है। ठीक है, और एक लाइट ऐसे जाएगी और यहाँ पे जाने के बाद देखो ये लाइट बिल्कुल नॉर्मल से टकरा रही है। और ये बात आप याद रखो कि जब लाइट नॉर्मल पे जाएगी तो एंगल आई कितना होगा, 0, तो आर भी क्या हो जाएगा, 0, तो उसी पे लाइट क्या हो जाएगी, रिटर्न भी आ जाएगी। तो एक तो इंसिडेंट, अब ये जो रिफ्लेक्शन लाइट हुआ एक तो ये हुआ और यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन लाइट मिला जहाँ पे इन दोनों का क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ। और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे दो रिफ्लेक्शन लाइट इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे क्या बनता है, मिनिमम 2 लाइन, और अधिक भी कर सकती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा इमेज फॉर्म होता है। क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो ये हमारा इमेज बनता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा इमेज बनकर तैयार हुआ है किसमें, प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म करने के लिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने रेज रिक्वायर्ड होती हैं रिफ्लेक्शन की। तो आप क्या बोलोगे, मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती है किसकी, रिफ्लेक्शन की, जिससे जहां पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा और इमेज यहाँ पे बना, मिरर के कहाँ बना, इनसाइड बना, और बनने के पीछे
पीछे कहानी क्या है कि जब लाइट इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ऐसा लगा कि वो लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर के अंदर से आ रही है, क्योंकि ये लाइट आपको लग रहा है कि जो इस लाइट का सोर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा गया है। और एक लाइट का रेज ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हजारों लाइन यहाँ पे इंसिडेंस होंगी, लेकिन आपका इमेज की जो क्वालिटी है या जो इमेज का जो फ्रेशनेस है वो बढ़िया रहे, आपको दिख सके, तो मैंने केवल 2 लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये जो लॉ फॉलो किया, कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए यहाँ पे लाइट ऐसे निकल गई, आपको लगा यहाँ से आ रही है, एक लाइट ऐसे गई और ऐसे ही लौट के चली आई, यहाँ पे एक लाइट ऐसे गई होगी और यहाँ से ऑब्जेक्ट से टकरा करके, सॉरी मिरर से टकरा करके वापस लौट आई, तो इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से देख सकते हैं, ये है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, या हम इसको कहते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर हुआ। ठीक है, तो ये इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, देख सकते हैं इस तरीके से इमेज फॉर्म हुआ किसमें, प्लेन मिरर में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट इसी में जो टॉपिक है ये है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी बात करते हैं कि वर्चुअल क्या होता है। याद करो कि इमेज जो फॉर्म होता है किसमें, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। अभी आप देखिए, अपने जो इमेज देखते हो आप किसमें देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हैं। और प्लेन मिरर में हमारा जो इमेज होता है वो सीधा ही होता है, मतलब हमारी मुंडी ऊपर, तो उसमें भी मुंडी कैसी दिखाई देती है, ऊपर ही दिखाई देती है, तो आप इसको बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। और वर्चुअल का मतलब अभी मैं डिस्कस किया था कि आपको जो लाइट अभी जो दिखी थी पिछले वाले में, पीछे जो आपकी लाइट दिखी थी, देखो आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइट आपको दिख रही है कि ये लाइट रियल में यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं की हैं, मतलब 2 लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं मिली है रियल में, ये कैसी मिली है, वर्चुअली मिली हुई है। मतलब ऐसा हमने एज्यूम किया है कि ये लाइट, क्योंकि जो लाइट आ रही है या जो ये लाइट आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि इसका सोर्स यहाँ पर है, तो हमने एजम्पशन लिया है कि ये कहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने माना कि जो इमेज फॉर्म हुआ वो रियल लाइन से ना होकर के हमने जो एज्यूम किया उस लाइन से फॉर्म हुआ, तो हम कहते हैं कि वो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। मतलब वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होता है जब जो रिफ्लेक्शन लाइट होती हैं वो रियल में ना मिल करके क्या मिले, इमेजिनरी मिले, तो उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सेकेंड लॉ, सेकेंड देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है और जो इमेज होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो कहाँ से, याद रहे कहाँ से, मिरर से, तो क्या होगा, दोनों ही इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। आप देखिए तो जो अभी इमेज फॉर्म हुआ था इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और इमेज यहाँ पे, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, d ही होगा। और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें थर्ड नंबर ऐड कर सकते हैं आप कि जो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बोलेगा, और जो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, लेटरली इन्वर्स होगा। क्या होगा, लेटरली इन्वर्स होगा। लेटरली इन्वर्स का मतलब, लेटरली इन्वर्स का मतलब ये होता है कि यदि मान लो ये है b, क्या है b, तो b का जो मिरर इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्स। एक होता है उसको कहते हैं वर्टिकल इन्वर्स। तो वर्टिकल का मतलब होता है कि आपका जो मुंडी है वो नीचे बन जाएगा और पैर किधर बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, उसको कहते हैं वर्टिकल इन्वर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में आप खड़े होते हो तो आपका जो राइट आई होता है वो लेफ्ट में और लेफ्ट आई राइट में दिखाई देती है। तो इस तरीके से मतलब इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्स। तो बी ऐसे दिखाई देगा, है ना, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्स। तो 3 आपने फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया किसके बारे में, प्लेन मिरर में, कि जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल मीन्स 2 रिफ्लेक्शन लाइट, मतलब 2 लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे मिलेंगी, वर्चुअली मिलेंगी या इमेजिनरी मिलेंगी। तो जो इमेज फॉर्म होगा उसे हम वर्चुअल बोलेंगे। और सीधा तो होता ही है, कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनता है, मिरर के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, सेम साइज का बनता है। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया किसका, प्लेन मिरर का। अब देखिए, ये मैं बोला कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज द लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, वो भी मैं जो डिस्कस किया था कि जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि आपके 3 प्रॉपर्टीज हो गए किसकी, प्लेन मिरर की। ठीक है,
चलो अब आप एक न्यूमेरिकल देख लो इस पे। न्यूमेरिकल है आपके पास, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे इंसिडेंस एंगल, ध्यान देना क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन करते समय आप ये तुरंत मत लगा दें। सबसे पहले आपको देखना होगा कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस, दिस एंगल इज नॉट गिवन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, दिस एंगल इज गिवन फ्रॉम सरफेस एंड इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इन बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट एंगल। सो तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वो भी क्या होगा, तो आपको बताना है एन इंसिडेंट रे, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, और आप गलती से तेजी में आप उसको 35 डिग्री बता दोगे, ऐसा नहीं है। आप देखो जब सरफेस से दिया जाता है तो ये हुआ हमारे पास सरफेस, क्या हुआ ये हमारा सरफेस हुआ, और सरफेस से एक लाइन इंसिडेंट हुई, नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा है कितना 35 डिग्री, लेकिन आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपको तो चाहिए ये वाला एंगल आई या एंगल आर चाहिए ना, आपको ये एंगल चाहिए। तो एंगल आई इजकस टू एंगल आर तो होता है, लेकिन आपको जो एंगल गिवन है कौन सा गिवन है, सरफेस वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आप एंगल आई या एंगल आर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो जब भी आपको सरफेस से एंगल दिया होगा तो आप 90 में से 35 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री। ये होगा एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। तो आप ये ऑप्शन में मतलब इसको जो आंसर होगा वो होगा 55 डिग्री, ठीक है।